Houston, you seeing this? Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Moonfall। ये मूवी साल 2022 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 2011 से होती है, जहां हम स्पेस में ईगल नाम की एक सैटेलाइट को देखते हैं। यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, ब्रायन, मार्क्स और जोशेंडा। ब्रायन और मार्क्स स्पेस शटल को बाहर से जाकर रिपेयर कर रहे थे और जोशेंडा उन्हें अंदर से कमांड कर रही थी। रिपेयर करने के टाइम पर मार्क्स की नजर ब्रायन के पीछे से आ रही एक अननोन चीज की तरफ पड़ती है। वो ब्रायन को इस बारे में बताता है, लेकिन तभी वो चीज उन पर हमला कर देती है और उस हमले की वजह से शटल अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जोशेंडा उसके अंदर ही बेहोश हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से मार्क्स स्पेस में गायब हो जाता है, लेकिन ब्रायन ने शटल के लॉक को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो बच जाता है। ब्रायन कैसे भी करके शटल के अंदर आता है और वो मार्क्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। साथ ही ब्रायन मिरर से बाहर उस अननोन चीज को दोबारा से देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि उनके अलावा भी स्पेस में कोई और चीज है। अब ब्रायन खुद को और जोशेंडा को बचाने के लिए उस डैमेज हुई शटल को किसी भी तरह ठीक करके वापस से अर्थ पर लैंड करता है। अब ब्रायन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है उस हादसे की वजह से, लेकिन ब्रायन अपनी सफाई में उस अननोन चीज का जिक्र करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एक ह्यूमन एरर था और इसके लिए ब्रायन को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसकी वजह से उसे नासा से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, यानी कि सन 2021 में, जहाँ हमें एक केसी नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक वेटर है, लेकिन उसे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर के रूम में घुसकर उनके डॉक्यूमेंट्स को खुद ही ईमेल करता है। अब उस ईमेल को पढ़ने और उस पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से हट चुका है और वो अर्थ के करीब आता जा रहा है। और अब केसी ये बात नासा को बताता है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सबको ऐसा लगता है कि कहीं केसी मजाक तो नहीं कर रहा है। इसीलिए केसी अब उस स्कूल में जाता है जहाँ ब्रायन को एस्ट्रोनॉट वाले दिन इनवाइट किया गया था स्पीच देने के लिए। अब उसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं, जिसकी लाइफ उस हादसे के बाद से पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी थी। केसी ब्रायन को देखते ही बताने लगता है कि मून ने अपनी ऑर्बिट चेंज कर ली है और वो बहुत जल्द अर्थ से टकराने वाला है, लेकिन ब्रायन भी औरों की तरह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और सिक्योरिटी वालों को बुलवा कर केसी को वहाँ से निकलवा देता है। लेकिन जाते वक्त केसी अपने सारे पेपर को वहीं पर छोड़ देता है और उसके बाद अब केसी इंटरनेट पर सारा डेटा पब्लिश कर देता है। साथ ही वो अपनी थ्योरी भी बताना शुरू करता है कि मून नेचुरल नहीं दिख रहा है, बल्कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे इसे एलियंस ने बनाया है और ये अंदर से बिल्कुल खाली है। अब केसी की ये न्यूज इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। उसके बाद नासा को भी ये बात पता चल जाती है कि मून सच में अर्थ के करीब आता जा रहा है। और अब तक जोशेंडा नासा की वाइस हेड बन चुकी थी और वो कहती है कि हमें अब तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। जब ये लोग मून की करंट फोटोज को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक जगह पर गहरा गड्ढा बना हुआ है और ये कैलकुलेट करने पर कि मून और अर्थ की दूरी में बस 21 दिन बचे हैं, जिसके बाद मून अर्थ से टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस तबाही को रोकने के लिए नासा जल्दी से एक स्पेस शटल को मून पर भेजने का प्लान करता है, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि मून के सरफेस पर बना वो गड्ढा किस लिए है। और अब पूरे मीडिया में भी ये बात फैल चुकी थी और लोगों में हलचल मच चुकी थी। ब्रायन भी इस न्यूज को देखता है और वो समझ जाता है कि केसी की कही गई बात सच थी और वो फोन पर उसके वीडियो और उसके एड्रेस का पता कर लेता है और उससे मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ नासा का शटल मून तक पहुंच चुका था, जहां वो उस गड्ढे वाली जगह पर पहुंचता है। नासा में बैठे सभी लोग उसे लाइव स्क्रीन पर देख रहे थे। तभी वहां एक अजीब सा हादसा होता है,
जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। उस होल में से फिर से एक ब्लैक सी परछाई निकलती है और उस शटल पर हमला कर देती है और सबको एक एक करके मार देती है। और ये सब नासा में बैठे सभी लोग साफ तौर पर देख रहे थे और सब हैरान थे और साफ दिख रहा था कि ये किसी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है। अब तक मून अर्थ के काफी करीब आ चुका था, जिसकी वजह से अर्थ पर भूकंप आने शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से कई जगहों पर तो समुद्र का पानी भी घुस चुका था। इसी बीच में ब्रायन केसी के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग पानी भर जाने की वजह से अंदर ही फंस जाते हैं। अब अर्थ पर भूकंप आने शुरू हो चुके थे, इसीलिए नासा का हेड अपनी फैमिली को लेकर किसी सेफ जगह पर निकल जाना चाहता था। जोशेंडा उसे इस तरह सिचुएशन से भागने से मना करती है। वो जोशेंडा से कहता है कि नासा ने उनसे बहुत कुछ छुपा रखा है। अगर वो सच जानना चाहती है तो उसे उन पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करना चाहिए। जिसके बाद जोशेंडा उन पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जब 2011 में उनके साथ हादसा हुआ था तो उस वक्त ब्रायन के हेलमेट वाले कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और नासा को तभी से सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने ये सब छुपाए रखा। अब जोशेंडा भी समझ जाती है कि ब्रायन सच कह रहा था। तब वहाँ नासा का एक पुराना एम्प्लॉय आता है जो उसे बताता है कि नासा को ये सारी बातें 1969 से ही पता थी, जब अपोलो 1 मिशन के दौरान उन्हें मून पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी थी। लेकिन नासा ने ये बात पूरी दुनिया से छुपाई रखी, क्योंकि मून पर पाई जाने वाली टेक्नोलॉजी उस वक्त की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस थी और वो सबको डराना भी नहीं चाहते थे। हालांकि इन लोगों ने एलियन जैसी चीज को मारने के लिए एक मिलिट्री प्रोग्राम भी शुरू किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बजट कम पड़ने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। अब जोशेंडा सब कुछ जान चुकी थी, साथ ही वो नासा की हेड भी थी, इसीलिए वो वीडियो कॉल पर मिलिट्री के ऑफिसर से बात करती है, जहां मिलिट्री पहले से ही मून पर न्यूक्लियर बम का धमाका करने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन जोशेंडा उन्हें ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उस धमाके से मून के हिस्से तो अर्थ पर ही आकर गिरेंगे, जिससे अर्थ का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अब जोशेंडा मिलिट्री से टाइम मांगकर खुद शटल से स्पेस में जाने का प्लान बनाती है और इस काम के लिए उसे ब्रायन की जरूरत थी, क्योंकि ब्रायन ही एक ऐसा एस्ट्रोनॉट था जो उस 2011 के एक्सीडेंट के बाद डैमेज हुई शटल को अर्थ पर सही सलामत लेकर आ गया था, जिसकी वजह से जोशेंडा की जान बच गई थी। अब क्योंकि हर जगह पानी भर चुका था, इसलिए ब्रायन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर जाता है। ब्रायन के साथ केसी भी नासा में आ जाता है। अब यहाँ जोशेंडा नासा की तरफ से ब्रायन से माफी मांगती है। उसकी कही गई बातें सच थी। जोशेंडा उससे हेल्प भी मांगती है, जिसके लिए ब्रायन मान जाता है और कहता है कि केसी ने ये सब पहले ही जान लिया था और आगे भी उनकी काफी मदद कर सकता है। अब ये लोग भी उन एस्ट्रोनॉट की मौत की वीडियो को देखते हैं, जिससे ये लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि ये ब्लैक ऑब्जेक्ट एलियंस के एआई हैं, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं और काफी ज्यादा एडवांस हैं। अब ये लोग मून पर जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए केसी उन्हें सही टाइम पर कैलकुलेट करके बताता है जब ये लोग शटल को यहाँ से उड़ा सके। अब ये सभी लोग मून पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अर्थ पर भी अब पहले से कहीं ज्यादा भूकंप आने लगे थे, क्योंकि मून अब अर्थ के काफी करीब आ चुका था और मून की ग्रेविटी अर्थ को इफेक्ट कर रही थी। सब लोग जल्दी से निकलने का प्लान बनाते हैं, जहां आर्मी की तरफ से उन्हें एक बहुत बड़ा सा बम भी दिया जाता है कि अगर मून पर पहुंचकर उन्हें उसकी जरूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद जैसे ही ये लोग शटल को लेकर निकलने वाले होते हैं, तभी मून उनके ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी की वजह से समुद्र में सुनामी आ जाती है। जल्दी में उस शटल पर ब्रायन, केसी और जोशेंडा ही चढ़ पाते हैं। बाकी का नासा का स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सन्स जल्दी से वहां से दूसरी सेफ जगह जहां पानी ना पहुंचे वहां के लिए निकल जाते हैं। अर्थ पर अब बहुत ही ज्यादा सुनामी आ चुकी थी, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ब्रायन किसी भी तरह करके उस स्पेस शटल को सुनामी से निकालता है। जोशेंडा उन्हें बताती है कि उनके शटल में इतनी पावर नहीं कि वो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ सके और स्पेस में जा सके, लेकिन मून अर्थ के पास से ही गुजर रहा था, इसलिए अर्थ की ग्रेविटी अब कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो आसानी से स्पेस में पहुंच जाते हैं। मून अब काफी पास आ चुका था, इसलिए उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो लोग अब उस बड़े से होल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मून के अब तक काफी सारे हिस्से टूट टूट कर गिरने लगे थे।
जिसकी वजह से उनका शटल काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के हालात भी काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। वहां अब मून के टूटे हुए हिस्से अर्थ पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। शहर तबाह हो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और ग्रेविटी भी अनस्टेबल हो चुकी थी। इन सब से बचने के लिए लोग किसी सेफ जगह पर भाग रहे थे और वहीं स्पेस में ब्रायन ये फैसला करता है कि वो लोग उस बड़े से होल के अंदर जाएंगे। अब ये लोग इस बड़े से होल के अंदर जाने लगते हैं। ये होल बहुत ही ज्यादा गहरा था। अंदर जाने के बाद उन्हें अब इस बात का पता चल चुका था कि मून नेचुरल नहीं है, बल्कि ये तो एक आर्टिफिशियल है और ये अंदर से पूरी तरह से खोखला है। ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बनाया है। इसके कोर में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, जिसकी एनर्जी को एलियंस की वही एआई टेक्नोलॉजी कंज्यूम कर रही थी। और यहाँ ये बात पता चल जाती है कि इसी की एनर्जी की वजह से मून अब तक अपने ऑर्बिट में रहते हुए अर्थ के चक्कर लगाता था, लेकिन जब से ये एलियन एआई ने उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू किया है, तभी से वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगा है। अब ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इस मून को किसने बनाया और इसके पीछे उनका क्या मकसद है। लेकिन जैसे ही ये लोग अपने शटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन करते हैं, फौरन ही वो एलियन के एआई उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इससे बचने के लिए इनका शटल एक बंद होल वेव की तरफ बढ़ने लगता है। वो पूरा शटल उसके अंदर चला जाता है और उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो एलियन एआई बाहर ही रह जाता है। शटल के अंदर वो तीनों घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। यहाँ कोई और भी मौजूद था और वो ब्रायन को अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने पर ब्रायन ये नोटिस करता है कि वो यहाँ बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकता है और यहाँ पर कोई दूसरा एलियन एआई उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ ब्रायन अपने बेटे को देखता है, जो कि उसी एलियन एआई का बनाया हुआ था। वो उसे बताता है कि वो ह्यूमंस ही थे जिन्होंने मून को बनाया था। वो यहाँ के नहीं थे, बल्कि वो यहाँ से दूर एक सोलर सिस्टम में रहते थे और आज के इंसानों से टेक्नोलॉजी में कहीं ज्यादा एडवांस थे, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें, रोबोट्स और प्लेनेट तक बना सकते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी की मशीनें उन्हें ही मारने लगी और एक एक करके सबको मार दिया। जहां लास्ट में बचे हुए लोगों ने इंसानों को बचाने के लिए अपने डीएनए के कुछ सैंपल्स को दूर के एक सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट अर्थ पर भेज दिया, जहां जिंदगी गुजारने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट था। उसके बाद ये आर्टिफिशियल मून बनाया गया, जिसकी वजह से अर्थ के क्लाइमेट में चेंजेस होते थे। लेकिन जब 1969 में एक अपोलो मिशन चांद पर गया, तब उस एआई ने उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैच कर लिया और वो यहाँ तक आ पहुँचे, जहां उन्हें मालूम था कि अगर उन्होंने मून को खत्म किया तो सारी लाइफ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो इस आर्टिफिशियल मून के कोर में मौजूद उस व्हाइट ड्वार्फ स्टार की एनर्जी को, जो कि उसका मेन सोर्स था, उसे ही खत्म करने लगे। यहाँ इस एआई के जरिए ब्रायन को पता चलता है कि जो बॉम्ब वो अपने साथ लाए हैं, उससे इन एआईज को खत्म किया जा सकता है और इसके लिए किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी, जो कि उसके सेंटर में जाकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर सके। और इस काम के लिए ब्रायन तैयार था। फिर वो शटल को लेकर बाहर निकलता है और उन्हें सब कुछ बता देता है जो उसे अंदर पता चला। और ये सब सुनकर केसी हैरान था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कुर्बानी देगा। लेकिन ब्रायन और जोशेंडा उसे मना करते हैं। लेकिन केसी चुपके से उस बॉम्ब वाले शटल में चला जाता है। ब्रायन उसे रोकने की कोशिश करता है। तब केसी उससे कहता है कि अर्थ पर उसकी बहादुरी की कहानी सुनाना, कि वो एस्ट्रोनॉट ना होते हुए भी स्पेस में पहुंचकर इतना बड़ा काम किया। केसी उस बॉम्ब को लेकर नैनो एआई के सेंटर में ब्लास्ट कर देता है और ब्लास्ट के होते ही मून को उसके कोर से एनर्जी मिलने लगती है और मून अर्थ से दूर होते हुए अपने ऑर्बिट में शिफ्ट होने लगता है और अर्थ पर होने वाला क्लाइमेट चेंज भी रुक जाता है। ब्रायन वापस से शटल को लेकर अर्थ पर वापस आ जाता है और ये लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।